सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चुआर रिबेलियन। बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। देखो बेटा, चुआर्स सबसे पहले थे कौन? देखो, बांकुरा और मिदनापुर जो आज का वेस्ट बंगाल है, उस वेस्ट बंगाल में जो बांकुरा और मिदनापुर नाम का जगह है, इस दोनों जगह पे जो ट्राइबल आदिवासी लोग रहते थे वो हम चुआर्स कहते हैं। यानी कि बांकुरा और मिदनापुर जो कि आज का प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में है, उन जगहों पे रहने वाले ट्राइबल्स को हम चुआर्स भी कहते हैं। तो ये चुआर रेबेलियन आखिर क्यों हुआ था, ये समझने वाली बात है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो बेटा, एक शब्द है जिसको तुमको समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पैकान लैंड। क्या था? मैंने तुमको पहले ही बताया है। ये अंग्रेजों की जरूरत थी कि उन्होंने चुआर्स के निजी मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी है। लेकिन अंग्रेजों के पहले जो मुगल एम्परर्स थे, या मराठास थे, या राजपूत थे, जो भी थे, उन्होंने कभी भी आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करी। मुगल्स जानते थे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करवाना, अपना गुड्स जो है इधर उधर भेजना है, तो जंगलों के रास्ते होते हुए हमें जाना ही पड़ेगा, और जंगल में ही आदिवासी लोग रहते थे। तो अगर इन आदिवासियों के साथ कुछ भी हम लोगों ने झमेला करने की कोशिश करी तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मुगल एम्परर्स ने कभी भी आदिवासियों को तंग नहीं किया। इनफैक्ट चुआर्स को वो कहते थे, चुआर एक ग्रुप ऑफ आदिवासी है, चुआर्स को वो कहते थे कि देखो, तुम हमारे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करो। अगर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करोगे, तुमको बदले में पैसा या सैलरी ना देके हम तुमको एक जमीन देंगे। हम तुमको एक जमीन देंगे। ये जमीन पे तुम लोगों को टैक्स या कोई रेंट कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि तुम बोलोगे दीदी ये जो रेंट फ्री लैंड है, उसी का बात बोल रही हैं आप। यस, जो रेंट फ्री लैंड चुआर्स को मुगल एम्परर्स देते थे, इसी को हम पैकान लैंड कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। मुगल एम्परर्स कभी भी चुआर्स के निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते थे। वो आदिवासियों को अपने तरीके से जीने का खुला छूट देते थे। इनफैक्ट इन आदिवासियों को, चुआर्स को, वो बोलते थे कि आप हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में काम कीजिए, और आपको हम बदले में सैलरी ना देके, रोकड़ा ना देके, पैसा ना देके लैंड देंगे, और इस लैंड पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, कोई रेंट नहीं देना, बोले तो आपको रेंट फ्री लैंड देंगे। इसी रेंट फ्री लैंड को बेटा हम कहते हैं पैकान लैंड। पैकान लैंड क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे पैकान लैंड वो लैंड होता था जो कि एक मुगल एम्परर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया करता था सैलरी के रूप में, और इस लैंड के ऊपर उसे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी किराया देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब लैंड दिया तो तुम्हारा हो गया, जाओ खुशी मनाओ, ऐश करो, ऐसा टाइप का चल रहा था। लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं और चुआर्स को कहते हैं ये पैकान लैंड वगैरह कुछ नहीं होता, लाओ टैक्स दो। यानी कि जहाँ पे 50-100 साल से टैक्स नहीं दिया जा रहा जिस ज़मीन पर, क्योंकि मुगल एम्परर्स ने खुला छूट दे रखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके किस हक से कह सकती है कि दैट यू हैव टू पे टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, दूसरी बात, टैक्स रेट बेटा बहुत हाई भी था। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब 100 रुपये कमाया तो लगभग तुम अपने पास 20-25 रुपये रखो और बाकी सारा जो है टैक्स में दे दो। इतना हाई रेट पे था टैक्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतने हाई रेट पे टैक्स कलेक्ट करती थी। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, सबसे पहले ये जान जाओ। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 को। क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट? साधारण भाषा में बोलूं तो टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम था। टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम था, दैट्स इट। टैक्स कलेक्शन यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना। नाम से ही तुम वाकिफ हो जाओ बच्चों। परमानेंट शब्द का मतलब होता है जो फिक्स रहे, जो चेंज ना हो।
अब देखो, टैक्स कलेक्शन का ये सिस्टम इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक रीजन है चुआर्स रेबेलियन का। इनफैक्ट ज्यादातर जो तुम रेबेलियन सुनोगे इस चैप्टर में, परमानेंट सेटलमेंट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। क्या था ये? देखो, अंग्रेजों ने कहा कि हमें तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के लिए खेतों का हालत अच्छा होना चाहिए। हो क्या रहा था, खेतों का हालत दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था बिकॉज अंग्रेज खेतों पे कोई खर्चा कर ही नहीं रहे थे। खेतों पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था उनका। लगातार एग्रीकल्चर का हालत बिगड़ते गया, बिगड़ते गया, बिगड़ते गया। सूखापन, अकाल आना, बिना खाए लोगों का मरना, ये सब बहुत ही कॉमन हो चुका था बच्चों। और अंग्रेजों ने जान लिया था कि अगर खेतों का हालत बिगड़ता ही रहा तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। क्योंकि एक बात तो जान लो बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना, और अगर खेतों का ही हालत बिगड़ते रह जाएगा तो हम प्रॉफिट कमाएंगे कैसे। तो कंपनी ने सोचा कि यार एग्रीकल्चर का हालत बिगड़ना सही नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम उसी से पैसा कमाते हैं। ये मत सोचना कि वो लोग को दया आ गया किसानों पर, दया वया कुछ नहीं था, प्रॉफिट कमाना था। तो एग्रीकल्चर पे खर्चा करना पड़ेगा ताकि उसका हालत सही रहे। तो एग्रीकल्चरल लैंड, खेतों का ये ज़मीन पे खर्चा करना पड़ेगा ताकि इनका प्रोडक्शन कभी गिरे नहीं। तो अंग्रेज़ों ने कैसा सिस्टम लाया, ज़रा ध्यान से सुनो। अंग्रेज़ों ने सोचा कि आखिर कैसे हम अपना टैक्स भी लेते रहें और एग्रीकल्चर पे ध्यान भी देते रहें, और इसी सोच के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट। इस परमानेंट सेटलमेंट के तहत देखो बेटा क्या करा, इन्होंने कहा कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स को कर देते हैं फिक्स, और हम लोग अकेले जा करके तो हर किसान से पैसा नहीं वसूल सकते। तो क्या किया जाए, हम लोग साधारण भाषा में एक ज़मींदार को अपॉइंट कर लेते हैं। ये ज़मींदार जाएगा, किसानों से पैसा लेगा और हमें लाके दे देगा। बस एक और चीज़ यहाँ पे होना चाहिए कि ये ज़मींदार जो भी पैसा लाएगा किसान से, उसमें से किसान को थोड़ा दे, थोड़ा खुद के पास रखे, हमारा जो फिक्स्ड हिसाब है वो तो हमको दे ही, साथ ही साथ थोड़ा बहुत पैसा एग्रीकल्चर पे भी खर्च। मतलब ये है कि ज़मींदार किसानों से पैसा ले, उसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही दे दे जो उनका हिसाब बनता है, जो उनका फिक्स्ड रेट है, उसके बाद थोड़ा खुद के लिए रखे, थोड़ा फार्मर को दे और थोड़ा खेती बाड़ी में लगाए, जिससे खेती बाड़ी का हाल बेहाल ना हो, प्रोडक्शन होता रहे, प्रोडक्शन गिरे ना, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो खेती बाड़ी करके ही आएगा, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इनका मकसद तो यही था। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, कोई भी ज़मींदार क्यों खेती बाड़ी पे खर्चा करेगा? मतलब मैं ज़मींदार हूँ, मैं किसानों से पैसा लेती हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देती हूँ, खुद के पास रखती हूँ, फार्मर को देती हूँ, लेकिन मैं क्यों खेती बाड़ी में पैसा लगाऊंगी? क्या वो खेत मेरा है? नहीं, वो तो फार्मर का है, तो मुझे क्या मतलब उससे? अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ज़मींदार को इमोशनल फील करवाना है कि वो खेती बाड़ी में पैसा लगाए, तो हमें उसको ज़मींदारी राइट देना पड़ेगा, हमें उसको उस खेत का मालिक बनाना पड़ेगा। तुम सोचो, ध्यान से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ज़मीन तुम्हारा हुआ तब तुम उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने की सोचोगे, लेकिन अगर ज़मीन वो फार्मर का है तो तुमको क्या लेना देना? तुम अपने प्रॉफिट में से काट के क्यों ज़मीन पे खर्चा करने जाओगे? नहीं करोगे। अंग्रेज़ों को पता था और वो जानते थे कि ज़मींदार पैसे के तो भूखे हैं ही हमारे तरह, तो इनको क्या करते हैं, इनको ज़मींदारी राइट दे देते हैं। ज़मींदारी राइट यानी कि इनके पास अब ये ओनरशिप राइट है, यानी कि फार्मर से ज़मीन छीना गया और ज़मींदार को सौंप दिया गया। समझ रहे हो क्या टैक्टिक खेला? तो अब हम लोग समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये परमानेंट सेटलमेंट में एक्चुअल में करना क्या चाहती थी और हुआ क्या। मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ प्रोडक्शन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ज़मींदार, फिर फार्मर और एग्रीकल्चर। देयर एम, वो चाहते क्या थे और हुआ क्या, अभी जस्ट देखेंगे।
मान लो कि किसी साल प्रोडक्शन हुआ 150, तो वो कहते थे कि 150 में से तो हमारा तो भैया फिक्स है, हम 100 ही लेंगे। जो बचा हुआ 50 है उसमें से जमींदार कुछ रख ले, कुछ वो फार्मर को दे दे, और बचा हुआ रुपया वो खेती बाड़ी में लगा दे। इससे सब कोई खुश हो जाएगा और हम तो खुश थे ही। ओके। और ये जो जमीनों पे खर्चा किया गया है, इससे होगा क्या? अगले साल प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि जमीन पे खर्चा किया गया है। इनका तो भैया फिक्स है, जमींदार अपने पास रख ले, थोड़ा फार्मर को भी खुश कर दे, और बाकी रुपया जो है, जो बच रहा है, उसको लगा दिया जाए। ऐसे करके प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, हमें भी कुछ फायदा होगा, कुछ जमींदार को भी होगा, फार्मर को भी होगा, एग्रीकल्चर में भी जाएगा। ये चाहते थे ऐसा करना, एम, बट हुआ क्या? लेट अस सी। देखो बेटा, अगर 150 रुपया कमाई हुई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 ले लिया, फिक्स्ड था उनका, परमानेंट रेंट था उनका, परमानेंट टैक्स था, ले लिया। जमींदारों ने 40 खुद के पास रखा, 10 फार्मर को दिया, एग्रीकल्चर पे कुछ लगाया ही नहीं। यानी कि ज्यादा धोखेबाजी जमींदारों ने करी है। चूंकि एग्रीकल्चर पे कुछ खर्चा ही नहीं किया गया है, तो अगले साल प्रोडक्शन गिर जाएगा। मान लो 120 रुपया का ही प्रोडक्शन हुआ, अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 100 ही ले रही है, जमींदार ले लिए 15 और 5 रुपया संतुष्टि के लिए फार्मर को दे दिया। फिर एग्रीकल्चर पे कोई भी खर्च नहीं हो पाया। जमींदार बड़े धोखेबाज निकले। यही था परमानेंट सेटलमेंट। क्या था दीदी, एक बार बताइए आप, इतना कुछ बता दिया आपने। परमानेंट सेटलमेंट 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ये जो सेटलमेंट था वो बेसिकली एक टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, टैक्स वसूलने का एक सिस्टम था। इसमें क्या हुआ, इसमें अंग्रेजों ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा ही जो है बर्बाद हो रहा है, खेती बाड़ी में पैसा लगाने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम अपना टैक्स फिक्स करते हैं और जितना भी ऊपर का कमाई होगा उसमें से कुछ जमींदार ले लेंगे, कुछ फार्मर ले लेंगे और कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर में चला जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेवल बढ़ता रहेगा, हमें भी मुनाफा होगा, उन्हें भी होगा, और एग्रीकल्चर भी आराम से बढ़ता रहेगा। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं, हालत एकदम खराब हो गया। ये था बेटा परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। अब इसी के अंदर एक चीज था सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या दीदी? परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को एक बात कही गई थी कि मान लो तुम जमींदार हो, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हूं, मैंने तुमको कह दिया कि 30 सितंबर 2021 को तुम मुझे ला करके टैक्स दे दोगे। तो अगर 30 सितंबर 2021 का अगर दिन ढल जाता है, मतलब मान लो 30 सितंबर है और सूरज ढल गया, शाम खत्म, रात शुरू होने वाला है, अगर सूरज ढल गया तो फिर तुमसे तुम्हारा जमीन का हक छीन लिया जाएगा। यानी कि सूरज डूबने से पहले अगर तुमने टैक्स नहीं दिया है तो तुम्हारा जमींदारी राइट, जमीन पे हक छीन लिया जाएगा। इसी को बोलते थे सनसेट लॉ, जिसके कारण काफी हमारे जमींदार दुखी थे, दे वर सैड, क्योंकि उनसे उनका जमींदारी राइट छीन लिया गया था इस सनसेट लॉ के हिसाब से। परमानेंट सेटलमेंट वैसे भी बहुत ही बेकार टाइप का था, बिकॉज ऑलरेडी हमारे फार्मर्स, हमारे ट्राइबल पीपल जो खेती बाड़ी करते थे, चुआर्स, उनको भी बहुत दिक्कत सहना पड़ा। तो आप कॉजेस में बता रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि पैकान लैंड जैसा कुछ नहीं होता, रेंट देना पड़ेगा उस लैंड के ऊपर। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था और सनसेट लॉ के कारण जमींदार और परमानेंट सेटलमेंट के कारण ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो दीदी रेबेलियन हुआ कैसे? चुआर रेबेलियन का कॉज तो समझ में आ गया, लेकिन ये रेबेलियन हुआ कैसे? ये झगड़ा आंदोलन का मतलब नेचर क्या था, क्या लड़ाई हुई? देखो, रेबेलियन क्या हुआ, एक शख्स है जिनका नाम याद रखना बेटा, नाम है दुर्जन सिंह। ये कौन थे? ये एक जमींदार थे। इन जमींदार का सनसेट लॉ के हिसाब से जमीन छीना जा चुका था। दुर्जन सिंह बहुत दुखी थे क्योंकि जमीन छीना गया है, वही एक सोर्स था जिससे वो कमाते थे। इस दुख के कारण उन्होंने तकरीबन 2000 चुआर्स की सेना बनाई, का ग्रुप बनाया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेलियन, आंदोलन शुरू कर दिया, रिवोल्ट शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया।
इसी को हम कहते हैं चुआर रिबेलियन। क्वेश्चन आ सकता है दैट हु वाज द लीडर ऑफ चुआर रिबेलियन? दुर्जन सिंह। या फिर क्वेश्चन आ सकता है हु वाज दुर्जन सिंह? दुर्जन सिंह वाज अ जमींदार हु वाज डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज जमींदारी राइट्स अंडर द सनसेट लॉ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। तो तुम बोलोगे दीदी ठीक है, चुआर रिबेलियन हुआ, चुआर कौन थे समझ में आ गया, उसके पीछे का कॉज क्या था ये समझ में आ गया, रिबेलियन कैसे हुआ ये समझ में आ गया, फिर लड़ाई मार झगड़ा के बाद अंत में रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जितने भी पैकान लैंड्स हैं, जिनको हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि इनके ऊपर आपको रेंट देना पड़ेगा। देखो, पैकान लैंड के ऊपर रेंट नहीं देना पड़ता था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैकान लैंड के ऊपर रेंट देने को कहा था। तो रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जितने पैकान लैंड्स के ऊपर हम लोगों ने रेंट देने को कह दिया है उनको देना पड़ेगा, लेकिन और भी जो बचे कुचे पैकान लैंड्स हैं अगर किसी के पास, उनको रेंट देने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड रिजल्ट बेटा ये था कि जिन जिन जमींदार का ज़मीन छीन लिया गया था सनसेट लॉ के हिसाब से कि इस दिन का अगर सूरज ढल गया है तो फिर तुम्हारा ज़मींदारी राइट्स छीन लिया जाएगा, तो उन लोग को भी थोड़ा टाइम और दिया गया, तुरंत नहीं छीना गया, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया। सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ चुआर रेबेलियन। सो चुआर रेबेलियन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वर चुआर्स? चुआर्स वेर बेसिकली द ट्राइबल्स ऑफ बांकुरा एंड मिदनापुर ऑफ मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल। व्हाट वर द कॉजेस? कॉजेस वेर कि पैकान लैंड जो था, जो कि एक रेंट फ्री लैंड होता था, मुगल एम्परर्स दिया करते थे एज अ सैलरी, उसको छीन लिया गया, उसके ऊपर टैक्स देने के लिए कहा गया था। सेकंड, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, और सनसेट लॉ बहुत ही बकवास लॉ था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, जिसके कारण काफ़ी ज़मींदार को बहुत तकलीफ पहुंची थी। दुर्जन सिंह जो लीडर है हमारे इस रेबेलियन के, क्वेश्चन आ सकता है, वो एक ज़मींदार थे जो कि सनसेट लॉ के हिसाब से टैक्स नहीं दे पाए थे। उन्होंने 2000 चुआर्स के साथ लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के साथ। तो लड़ाई में हुआ क्या? लड़ाई में यही हुआ, रिजल्ट ये निकल के आया कि पैकान लैंड्स जो पहले से ही रेंट देने के लिए घोषित कर दिया गया है, उनके साथ कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन बचे कुचे पैकान लैंड्स के ऊपर रेंट नहीं देने पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा। सेकंड, जो ज़मींदार जो थे जिनका सनसेट लॉ के हिसाब से ज़मींदारी राइट्स छीन लिया गया था, उनको भी दोबारा से बोला गया कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया जाएगा। आई रिपीटेड वेरी फास्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही डिटेल में कवर किया, इसलिए लास्ट में जस्ट एक फास्ट रिविजन चलता रहता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो मिलते हैं अगले वीडियो में भील रिवोल्ट के साथ।